हेलो एवरीवन। अब हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह सब देख लिया। उस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे और अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चन जो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के बेस पर हैं। ठीक है। अब उसमें देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। ये कोई इस तरह का डायग्राम एक बना हुआ है, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है क्वेश्चन में, उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि इनिशियली एट रेस्ट का मतलब हो गया स्टार्टिंग में बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखा देते हैं तो यू 0 हो गया। एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शन लेस ट्रैक, यहाँ पर कैसा ट्रैक है, फ्रिक्शन लेस ट्रैक है, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। फ्रॉम अ हाइट h, यानी कि इस ग्राउंड से हाइट h पर, यानी कि जो मेजरमेंट होगा हाइट का वो ग्राउंड से हो रहा है। मतलब ग्राउंड को आपने क्या ले लिया, रेफरेंस लेवल ले लिया है। यहाँ से h हाइट पर ये बॉडी जो है वो इस फ्रिक्शनलेस ट्रैक पर, यहाँ पर मान लेते हैं अगर हम लोग इसको C पॉइंट लिख लें तो इस AC फ्रिक्शनलेस ट्रैक पर ये बॉडी नीचे आ रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में रेस्ट में था, 0 पे था, अपने आप नीचे आना शुरू हुआ। जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी बराबर डी। क्लियर, यानी कि यहाँ पर आने के बाद ये बॉडी क्या हुआ है, तो एक सर्किल कंप्लीट किया है, एक वर्टिकल सर्किल कंप्लीट किया है ऐसे। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान ले रहे हैं v, और ये जो ए बी है, इस ए बी डायमीटर का कितना दे रखा वैल्यू d। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड हाइट h। क्लियर, हमें क्या बताना है, तो h हाइट जो है सो बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रिक्शनलेस ट्रैक बोल दिया। ठीक है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक बोल दिया तो इसका मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा क्या लगावे, तो सोचो ये जब हाइट पे था, जैसे जैसे ये बॉडी नीचे आने लगेगा, इसके पोजीशन में, इसके हाइट में, इसी के डिस्प्लेसमेंट में चेंजेज होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जाएगा, पोजीशन चेंज होता जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 0 थी, है ना, इस पार्टिकल की, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ये बॉडी नीचे आते गया, यहाँ पर आने के बाद इतना वेलोसिटी हो गया कि ये v वेलोसिटी हो गया, कुछ इस तरह से v हो गया कि ये एक सर्किल कंप्लीट कर लिया। तो फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, है ना, फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, एक वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के लिए जो है, मान लीजिए इस बॉडी को हम यहाँ रखें, इस पर हमने क्या किया है, एक फोर्स लगाएंगे या कुछ वेलोसिटी किसी तरह से हम दे रहे हैं। तो आखिर पूछ रहा है कि इस बॉडी को कितना वेलोसिटी दें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना दें कि ये इस तरह से ऐसे घूम करके एक कंप्लीट सर्किल कंप्लीट कर ले, है ना। तो ये वर्टिकल सर्किल के लिए जो वेलोसिटी होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो कम से कम होनी चाहिए, कितनी, तो कम से कम होनी चाहिए √5gr, या बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr, जिसमें जो r होता है वो रेडियस होता है। किसका रेडियस होता है, तो उस सर्किल का रेडियस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ हमको क्लियर दिखाई दे रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। कैसे, हाइट कम हो रहा है, धीरे धीरे पोजीशन चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, है ना, पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी आएगा। यहाँ पर बॉडी रेस्ट में था, कोई वेलोसिटी नहीं था, लेकिन यहाँ वेलोसिटी आ गया, मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी आ गया। और चूंकि यहाँ पर फ्रिक्शन लेस सरफेस है, इसीलिए हम कंजर्वेटिव वाला लगाएंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में दो टाइप का कंसेप्ट अपने को पढ़ना है, एक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा कब, जब आपका कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा कब, जब आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह रहेगा, तब जा करके। ठीक है, और उसमें भी जो आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है या मैकेनिकल एनर्जी, वहाँ पर कांस्टेंट नहीं होता है, एक्चुअली वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स आ गया होगा जो कि नॉन कंजर्वेटिव है। उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण जितना वर्क डन होगा वही बराबर हो जाएगा आपके मैकेनिकल एनर्जी वगैरह के। ठीक है, चलिए उसको छोड़ते हुए फिलहाल हम यहाँ ये देखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी है नहीं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, तो ये तो हो गया आपको 0 प्लस कितना हाइट पर है, ये h हाइट पर है, कुछ पोजीशन है इसके पास, कुछ डिस्प्लेसमेंट है, कुछ हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इसका कितना, mgh बराबर। यहाँ पर आने के बाद जहाँ से आप हाइट मेजरमेंट कर रहे हैं ग्राउंड से, बॉडी वहीं पर आ गया, तो अब कोई हाइट बचा नहीं। जब कोई हाइट बचा ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0। पोजीशन 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गया। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी कितना है v,
तो ये v वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv²। तो ये m से m जो है सो आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, यहाँ जो है सो आपका m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अगर यहाँ से आपको h निकालना होता तो h क्या लिखते आप, तो h बराबर आप लिखते हैं v²/2g। सर्किल कंप्लीट करने के लिए कम से कम इतना वेलोसिटी होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं h बराबर v की जगह लिख देंगे √5gr, तो v² का हो जाएगा 5gr/2gr, g से g कैंसिल, ये कितना हो गया 5r/2। ये r क्या होता है, तो रेडियस ऑफ सर्किल, r क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है ना। तो यहाँ रेडियस तो नहीं दिया, डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है d बराबर 2r, तो r बराबर लिख सकते हैं अपन d/2, तो यहाँ कितना हो गया 5d/4। ये आपको इतना हाइट निकल गया, ठीक है। ये आपका नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चाइल्ड सिटिंग ऑन अ स्विंग, कोई बच्चा जो है वो झूले पर बैठा है। जैसे मान लो कि ये एक झूला है, ठीक है, एक बच्चा इस पर मान लीजिए बैठा हुआ है, चाइल्ड सिटिंग ऑन अ स्विंग। इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट्स फ्रॉम अ ग्राउंड, इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट्स फ्रॉम अ ग्राउंड। तो हमने मान लीजिए ग्राउंड यहाँ से कंसिडर कर लिया, झूला यहाँ पर था, तो मिनिमम हाइट मान लेते हैं 0.75 मीटर। थोड़ी देर बाद झूला ऊपर चला गया, मान लो झूला यहाँ आ गया बाबू, ठीक है, बच्चा यहाँ है, तो अब हाइट कितना हो गया, तो अब हाइट मान रहे हैं हम लोग 2 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट है 2 मीटर, मिनिमम हाइट है 0.75 मीटर। मतलब न्यूट्रल कंडीशन में, जब झूला न्यूट्रल कंडीशन में था तो बच्चा यहाँ बैठा हुआ है झूला पे, फिर जब झूलने लगा, स्विंग होने लगा, तो फिर ऊपर चला गया, ठीक है। कितना हाइट ऊपर गया, 2 मीटर। तो 2 मीटर ग्राउंड से गया है, तो टोटल गैप कितना हो गया बताइए, 2 माइनस 0.75, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 1.25 मीटर, इतना हाइट अटेंड किया। तो जब पोजीशन लेने लगता है ना, जब हाइट अटेंड होने लगती है, डिस्प्लेसमेंट होने लगता है किसी बॉडी का, तो उसके पास कैसी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। उसके पास कैसी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी इस स्विंग में इस बच्चे के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना, तो mg × 1.25। चूँकि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। आपसे पूछ रहा है फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए आप यहाँ लिख दीजिए हाफ mv²। ये m से m साफ हो जाएगा, है ना। तो v बराबर कितना हो जाएगा, √2g 1.25, सवा 1.25 गुने 2 5 2.5 को g से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 2.5 × 10 कितना हो जाएगा 25, और 25 का रूट कितना हो जाएगा 5। तो ये आंसर आ जाएगा वो 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो बच्चा है वो इस स्पीड से आपको झूल रहा है। यहाँ देखो जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, यहाँ हमारा मेन मकसद आपको ये सिखाने का है कि एनर्जी कंजर्वेशन हो गया या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, इसको अप्लाई कैसे करें, ठीक है। यही चीज़ आपको मेनली सिखाना है। उसके लिए आपको रटने से नहीं काम चलेगा, जो क्वेश्चन कराते हैं उसको आपको ध्यान से देखना होगा कहाँ कहाँ कैसा कैसा एनर्जी है, ठीक है। जब आप उस एनर्जी को देखना शुरू कर दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। आपको बोला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग, इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी होती है, हाफ kx²। क्लियर। व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू, जब उस स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किए तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू है। फिर आपसे बोला इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, x² का, है ना। k तो कांस्टेंट है क्योंकि वही स्प्रिंग है, स्प्रिंग को चेंज नहीं किए। स्प्रिंग चेंज करेगा तब तो स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज करेगा ना, स्प्रिंग चेंज नहीं हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। क्यों नहीं चेंज हुआ स्प्रिंग, क्योंकि एक ही स्प्रिंग का बात कर रहा है, उसी को एक बार 2 सेंटीमीटर खींचा है, फिर 8 सेंटीमीटर खींचा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बाबू u1/u2 बराबर x1² बट्टा x2², ठीक है। तो यहाँ से ये भी लिखा जा सकता है u1/u2 बराबर 2 का स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर, ठीक। कैलकुलेशन करने पर ये चीज़ें आ जाएंगी कितनी, तो 4/64, यानी कि 1/16, 1/16। तो उस हिसाब से u2 बराबर क्या हो गया, तो उस हिसाब से आ गया u2 बराबर
16U1, 16U1 यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, और यहाँ पर पहला पोटेंशियल जब 2 सेंटीमीटर से आप स्ट्रेच किए तब पोटेंशियल एनर्जी U है, तो आप इसी का आंसर लिख सकते हैं U2 बराबर कितना 16U। यानी कि जब 2 सेंटीमीटर पर स्ट्रेच हुआ तब पोटेंशियल एनर्जी U था, जब 8 सेंटीमीटर पर स्ट्रेच हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी उस U का 16 टाइम्स हो गया, बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरा भी देखिए फिर दूसरा बताते हैं। तीसरा भी सेम क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी को 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया, अब पोटेंशियल एनर्जी U है, फिर 10 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया तब पोटेंशियल पूछ रहा है। यानी कि नीट अपने ही क्वेश्चन को रिपीट किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर है और यहाँ लिख दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, इतना ही अंतर है बाबू। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया, तो U1/U2 बराबर 2 का स्क्वायर बाई 10 का स्क्वायर 4 और यहाँ कितना 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/25 और U1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो U दे रखी है, तो U2 बराबर कितना हो गया 25U। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि मास ऑफ 0.5 kg, यानी कि किसी बॉडी का जो मास है वो आपको दे दिया है कितना 0.5 kg दे दिया है। इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड भी है। ठीक है, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस का मतलब ये होगा कि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, मतलब जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। ठीक, कोलाइड्स विथ अ नियरली वेटलेस स्प्रिंग, ये मूव करके भी स्पीड के साथ मूव करके आकर के इसमें टकराया। इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेगा, तो बहुत ईजी क्वेश्चन। यहाँ देखो, ये जो बॉडी है, इस बॉडी के पास मास m है, स्पीड कितना है v, तो जब मास है और स्पीड है तो इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv²। और ये बॉडी जब मूव करके इसमें टकराएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, यानी कि स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट होगा, पोजीशन आएगा, तो पोजीशन के कारण जो एनर्जी आता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो हाफ kx²। कितना कंप्रेस करेगा, तो जितना भी एनर्जी इसके पास होगा टोटल लगा देगा, तो वही मैक्सिमम कंप्रेशन है, इक्वल हो गया, हाफ से हाफ साफ। क्लियर, आपको निकालना है क्या, मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन, तो एक्स मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हाफ हाफ तो कैंसिल ही हो गया, mv² बाई के, है ना, और इसका अंडर रूट, यानी कि v बाहर अंडर रूट m/k, v बाहर अंडर रूट m/k। आपको v वगैरह सारा दे रखा है ना, आपको v की वेलोसिटी दे रखी, v यानी कि स्पीड दे रखा है कितना, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे रखा है। मास आपको पता ही है, उठा करके पुट कर दीजिए। क्लियर, मास कितना है 0.5, स्पीड दे रखा है, k का वैल्यू भी आपको पता है 50, कैलकुलेशन करोगे तो ऑलमोस्ट हमको लगता है इतना आएगा 0.15 मीटर। क्लियर, ये तीनों क्वेश्चन भी नीट का पूछा हुआ है बाबू। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन आपको बताया, ये भी वो दोनों भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन था। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, डिपेंड ये करता है कि आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है, ये ज़रूरी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है बाबू, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का जो एरिया होगा वो वर्क डन देता है। कैसे, तो हमने पढ़ा है, यहाँ देखिएगा, वर्क डन बराबर हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ FDS। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का एरिया क्या देगा, वर्क डन, क्योंकि इंटीग्रेशन का ये जो साइन होता है ना, ऐसा साइन जो होता है, इसका हमने आपको बताया था क्रैश कोर्स वाला जो वीडियो है उसमें पूरा डिटेल में बताए हैं कि इस तरह का जो साइन है वो क्या है, आपको इंटीग्रेशन का भी साइन है। इक्वेशन अगर आवे तो इंटीग्रेशन करो, और ग्राफ आवे तो इसका मतलब है कि एरिया निकालने के लिए आपको बोल रहा है। ठीक है, टोटल सम निकालने के लिए आपको बोल रहा है। तो इसका वर्क कैसे निकालेंगे, तो वर्क निकालने के लिए टोटल एरिया लेना पड़ेगा। एरिया कौन सा कवर कर रहा है, तो ये वाला एरिया पूरा कवर कर रहा है। मोशन यहीं से तो स्टार्ट हुआ है। तो पहला सेक्शन देखो, ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। यहाँ का गैप कितना 4, हाइट कितना 2, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 × 2, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर, वहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते थे, क्या लिखे पहले, तो आप उसको 4 × 2 लिख सकते थे। दूसरा, ये जो सेक्शन है ये क्या है, ट्रायंगल है, ये वाला पूरा देखिए, इधर वाला ट्रायंगल, ये इसका हो गया, इसका अब लिख रहे हैं, ऐड करेंगे तो हाफ × बेस कितना 5, 12 में से 7 गया 5, हाइट कितना तो 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 दूना 6, 5, 11। तो ये जो आपको यहाँ पर टोटल आंसर आना चाहिए वो टोटल कितना आ जाएगा,
ये टोटल आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा आपको 4 दूना 8 और 8 5 13 जूल, सॉरी 11 जूल है, सॉरी 13 जूल आ जाएगा। ठीक, सेम क्वेश्चन है बाबू, आप इसको भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो ये बेस कितना 3, ये भी 3, तो ये एक स्क्वायर बन गया, ये पूरा एरिया कवर हो रहा है ना, ये एक स्क्वायर बन गया। तो वर्क निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया लेना पड़ेगा। तो इस स्क्वायर का एरिया ले लीजिए कितना 3 × 3 प्लस इस ट्रायंगल का एरिया ले लीजिए कितना, तो हाफ इंटू 3 × 3, तो 3 × 9 और 4.5 कितना हो गया, ये हो गया आपको 13.5 जूल। इस तरह से, या फिर दूसरा ये एक तरह का समलंब चतुर्भुज के जैसा हो गया है ना, ट्रेपेजियम जैसा हो जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे लेते हैं आप, तो उसका एरिया होता है वो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। आप हिंदी में पढ़े होंगे 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, या इंग्लिश में आप पढ़े होंगे वर्क डन बराबर एरिया बराबर इसका ट्रेपेजियम का एरिया आप पढ़े होंगे समलंब चतुर्भुज के नाम से, कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स अगर हम लोग ले लें तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सा है आपका, तो पैरेलल साइड आपका एक ये है और एक ये है, ठीक है, 2 पैरेलल साइड्स है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपको लेना है, समझ रहे हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इंटू आप क्या ले लेंगे, तो हाइट ले लेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट करिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा एरिया इसका, ट्रेपेजियम वाले एरिया से अगर बनाते उस टेक्निक से बनाते, मेथड 2, ये मेथड 1 हो गया है ना, ये मेथड 1 हो गया आपका। तो कैसे बनता, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 6 है ऊपर 3 है, क्लियर, तो 6 + 3 इंटू हाइट कितना, वो भी 3, ठीक है, यहाँ 6 और ये गैप कितना है, ये लेंथ 3 और हाइट कितना 3, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कैलकुलेशन करते हैं, 6 + 3 9, 9 × 27, 27/2, ये हो जाता 27/2, यानी कि यहाँ से भी कैलकुलेशन के बाद कितना आता था 13.5 जूल, क्लियर। सारा क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि आपको फोर्स दे दी है 20 + 10y, फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पर, y पर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर, ठीक है ना। पार्टिकल मूव कर रहा है y डायरेक्शन में, आपको लिमिट दे दिया 0 मीटर से लेकर 1 मीटर तक अगर पार्टिकल मूव किया तो फोर्स वर्क डन बताओ। तो वर्क डन बराबर हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ FDS, है ना, डिस्प्ले S जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है, डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पर हो रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ FDy, इंटीग्रेशन कितना, तो 20 + 10y dy, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, तो 0 से लेके 1 मीटर तक लिमिट है, क्लियर। अब क्या करेंगे आप, तो 20 dy + 10y dy, लिमिट कहाँ से कहाँ, तो 0 से लेके 1 तक। अब इसको आप कैलकुलेट करने पर आपको आ जाएगा कितना, 25 जूल, ठीक है। कैलकुलेट करने पर आपको कितना आ जाएगा, ये तो 25 जूल आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते तो इसका ग्राफ भी प्लॉट करके और एरिया निकाल लेते तो भी आपका वर्क डन निकलता। ग्राफ कैसे प्लॉट करते, यहाँ देखो, ये मान लीजिए आप डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सिस, इसको मान लीजिए फोर्स वाला एक्सिस, कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो 0 मीटर से 1 मीटर। यहाँ 0 पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, y = 0 पर फोर्स की वैल्यू कितनी 20 न्यूटन, और y = 1 पर फोर्स की वैल्यू कितनी, तो 30 न्यूटन। इस तरह से हो गया। ये ग्राफ है कैसा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ये ग्राफ है, यहाँ देखना ध्यान से, F = 20 + 10y, फोर्स है आपका y एक्सिस पर, तो यहाँ लिख रहे हैं y बराबर, ये y डिस्प्लेसमेंट है आपका x एक्सिस पर, तो mx 10 को लिख लिए हम, इस 10 को लिख रहे हैं m यानी कि स्लोप, mx प्लस ये 20 को लिख रहे हैं हम लोग क्या, y इंटरसेप्ट यानी कि +c, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और y इंटरसेप्ट कितना, तो 10 है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा और वो यहाँ तक कवर करेगा, ठीक है। मतलब जो एरिया कवर होने वाला है वो कुछ ऐसा एरिया कवर होगा, ट्रेपेजियम टाइप। अब इसका अगर आप वर्क निकालना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, आपको वर्क निकालना है तो एरिया निकालो, और एरिया कितना हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 30, ये 20, ये पैरेलल साइड ये और ये है ना, तो ये 30, ये 20, तो हाफ इंटू 30 + 20 इंटू हाइट कितना, तो 1, तो ये भी जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 25 जूल। तो ये भी एक तरीका है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वगैरह दिया है, अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा बढ़िया है
है ना। कुछ हद तक अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप फटाक से जो है सो ग्राफ खींच के भी काम कर सकते हैं, अगर इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो। ऐसे मैथमेटिक्स बढ़िया रहेगा तो इंटीग्रेशन तो आएगा ही, फिर उससे करो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी अक्वायर्ड बाय अ मास m इन ट्रैवलिंग डिस्टेंस d। आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना, कोई बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है, उस बॉडी का मास m है और वो बॉडी मूव किया कितना d डिस्टेंस मूव किया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट लिखने का मतलब हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, स्टार्टिंग लिखा है ना, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी कितना 0 अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये दिमाग में आना चाहिए, है ना। अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, यानी कि F बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग ma, और A बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं F बट्टा m। यहाँ से कुछ हम लोग फोर्स बराबर लिख करके अपना निकाल लिए, एक्सप्रेशन निकाल लिए। लेकिन देखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है मेनली। तो काइनेटिक एनर्जी कब निकलता है बाबू, तो काइनेटिक एनर्जी का सीधा सा फार्मूला होता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है, हाफ mv²। तो बॉडी का मास तो दिया हुआ है, हमको भी चाहिए, यानी कि फाइनल वेलोसिटी चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ये वाला फार्मूला अप्लाई किया जाता है, ठीक है। u 0 हो गया, v² बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 × F/m × d का एक डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो d डिस्टेंस कवर किया है, तो 2FD बट्टा m हो जाएगा। ये तो क्लियर है, ये कितना हो जाएगा आपका 2FD और बट्टा m हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, 2FD/m हो गया। काइनेटिक एनर्जी हमको चाहिए, तो अब तो व्यवस्था हो चुका है। काइनेटिक एनर्जी बड़ा कितना लिख देंगे, हाफ m × 2FD बट्टा m। m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा क्या FD, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि इस काइनेटिक एनर्जी में कहीं पर भी मास नहीं आया, यानी कि मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के पावर 0, यानी कि कांस्टेंट है ना, वो डिपेंड नहीं कर रहा है मास पर। बी ऑप्शन क्लियर। ये चारों क्वेश्चन भी आपका कहाँ का है, तो नीट का प्रीवियस ईयर का है, चारों अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है सो आपके नीट एग्जाम में बहुत सारे आते रहते हैं, ठीक है। तो वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर और आगे का कुछ क्वेश्चन जो है सो देखेंगे, जेईई मेन से उठाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पूरे लेक्चर को आप लोग पहले ढंग से देख लें, वर्क एनर्जी का जितना भी वीडियो अपलोडेड है, और सारे क्वेश्चंस को भी आप नोट करते जाएं। अच्छा खासा क्वेश्चन आपके नोट्स में करवा देंगे। इतना क्वेश्चन हो जाएगा कि आप कोई भी बुक उठा करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।